अच्छा जी, अब मैंने वहाँ पे क्या किया जी, फुटर टू विजेट जो था उसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और जस्ट मैंने क्या करना है, फुटर टू विजेट जो है उसको मैंने ऐड किया। ठीक है, और मैंने पब्लिश कर दिया क्योंकि अब इसमें चीज़ें ऑलरेडी हमने ऐड की हुई हैं। जस्ट मैंने फुटर यहाँ पे ऐड करना है। और अब अगर मैं अपनी साइट पे यहाँ पे अगर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये एड्रेस आ गया इस तरह से। ठीक है। आगे फुटर थ्री, फुटर फोर, फुटर फाइव, कुछ भी ऐड करना आप चाह रहे हैं इस तरह से आप अपना फुटर बना सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ आ गई है कि एक थीम के साथ, एक थीम में रहते हुए थीम ऑप्शंस के साथ हम हेडर, फुटर, साइड बार, डिफरेंट पेजेस को एडिट करना, लेआउट सेट करना, चाहे फिर वो ब्लॉग वेबसाइट की लेआउट सेट करनी है या हमने अपने पूरी वेबसाइट की लेआउट सेट करनी है, वो किस तरह से होती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई आप सबको? ठीक है, तो यही आपके पास ऑप्शंस हैं। थीम में कस्टमाइज में जाके यूज़ कर लें, विजेट्स को यूज़ कर लें, मेन्यूज़ को यूज़ कर लें, और थीम को यूज़ करते हुए अपना काम कर लें। ठीक है। अच्छा, अब जब हम कस्टम डिज़ाइन करेंगे तो कस्टम डिज़ाइन में क्या होगा, कस्टम डिज़ाइन में ये होगा कि फिर हम इनको यूज़ नहीं कर रहे होंगे, यानी कि थीम को कस्टमाइज नहीं कर रहे होंगे, हम कस्टम डिज़ाइन बना रहे होंगे। ये जो अभी हमने काम किया ना, हमने थीम को कस्टमाइज़ किया है। ठीक है, डैशबोर्ड पे रहते हुए। तो अभी हम क्या करते हैं कि न्यू वेबसाइट का सेटअप करते हैं और उस पर फिर हम अपना कस्टम डिज़ाइन बनाएंगे जी। ठीक है। तो न्यू वेबसाइट का सेटअप करने के लिए हमने क्या करना है, हमने सिर्फ दो काम करने हैं। एक तो वर्डप्रेस फोल्डर हमने न्यू रखना है। ठीक है। जैम सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल है, जैम सर्वर को दोबारा इंस्टॉल नहीं करना। ठीक है। सिर्फ हमने दो काम करने हैं, एक तो न्यू फोल्डर रखना है वर्डप्रेस का न्यू वेबसाइट के लिए, और एक न्यू डेटाबेस बनाना है। और उन दोनों को हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर कर लेंगे जैसे हम पहले करते रहे हैं, और हमारी वेबसाइट बन जाएगी एक न्यू। अच्छा जी, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे ना वही वर्डप्रेस है जो मैंने पहले डाउनलोड की हुई थी और मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। अभी कल हमने एक न्यू वेबसाइट सेटअप की थी बैच 95 के लिए, तो मैंने यहीं से फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट किया था और ये फ़ोल्डर बना के मैंने इसको कॉपी किया था। ठीक है। एक चीज़ मेक श्योर कर लें कि जब आप न्यू वेबसाइट बनाने जा रहे हैं और उसके लिए आपको वर्डप्रेस फ़ोल्डर चाहिए, तो वो वर्डप्रेस फ़ोल्डर पहले से यूज़ ना हो। समझ रहे हैं मेरी बात? वो पहले से यूज़ नहीं होना चाहिए। जैसे हमने बैच 93 की जो वेबसाइट अब हम चला रहे हैं, ये वाली। ठीक है। अब इसका वर्डप्रेस फोल्डर जो है हमने कहाँ पे रखा हुआ है, तो मुझे बताएगा कि इस वेबसाइट का जो हम ये बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, इसका वर्डप्रेस फोल्डर हमने कहाँ पे रखा हुआ है? जल्दी से बताइए मुझे, टाइम हमारे पास कम है ज़रा। हाँ जी, हमने रखा हुआ है वो जैम्प सर्वर में, एच टी डॉक्स में। ठीक है, जैम्प सर्वर में, एच टी डॉक्स में। ठीक है। अब जो जैम्प सर्वर में, एच टी डॉक्स में जो फोल्डर मौजूद हैं, वो सब फोल्डर यूज़ किए जा चुके हैं। ठीक है, वो किसी न किसी वेबसाइट के हैं, वो किसी न किसी डेटाबेस के साथ लिंक हैं, उन पे काम हो चुका है पहले। ठीक है, तो हमें एक बिल्कुल फ्रेश वर्डप्रेस फोल्डर चाहिए जो पहले यूज़ ना किया गया हो। ठीक है। तो उसके लिए जो वर्डप्रेस आपने डाउनलोड की थी, जिप फॉर्म में आपके पास वो मौजूद है। ठीक है। आप उसी पे जाएं, दोबारा उसको एक्सट्रैक्ट कर लें और वहाँ से एक न्यू फोल्डर उठा के आप वो यूज़ कर लें। समझ आ रही है? और अगर आपके पास जो है ये जिप फोल्डर मौजूद नहीं है वर्डप्रेस का, या वर्डप्रेस का पैकेज आपने डिलीट कर दिया, तो फिर आप क्या करेंगे, wordpress.org पे जाएंगे और वहाँ से उसको न्यू डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। wordpress.org पे जाके न्यू वर्डप्रेस डाउनलोड कर लें तो भी ठीक है। या आपने जो पहले डाउनलोड की हुई है उसी को एक्सट्रैक्ट करके, और वो फोल्डर आपको इस तरह से मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट करके, उसको कोई भी आप नेम दे लें, कोई न्यू नेम दे लें जो कि पहले यूज़ ना किया हो आपने। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड 93। ठीक है। उस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करें, उसको कोई नेम दें, डिफरेंट नेम, स्मॉल लेटर्स में, विदाउट स्पेस। ठीक है, फिर उसको आप कॉपी करें, और देखिए मैं यहाँ से कॉपी करके लेके जाता हूँ। ठीक है, तो इट्स मीन कि ये वाला फोल्डर जो है ये यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ से मैं कॉपी करके लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो जैम सर्वर में आ गए, एच टी डॉक्स में आ गए। ठीक है, और यहाँ पे हमने वो न्यू फोल्डर रख दिया डिफरेंट नेम से। अगर सेम नेम होगा तो फिर आपकी वेबसाइट सेटअप नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो नेम आपने यूज़ किया होगा, तो इसकी वजह से डिफरेंट नेम यूज़ करें, कोई भी नेम रख लें आप। ठीक है। अच्छा, अब ये वर्डप्रेस फोल्डर यहाँ पे रखा गया। सेकंड चीज़ क्या थी कि हमने एक न्यू डेटाबेस बनाना है, और न्यू डेटाबेस बनाने के लिए हम जाएंगे लोकल होस्ट स्लैश, ये आ गया जी, किधर गया, सेकंड 92।
ये रहा सेकंड 93। अच्छा, हम जाएंगे लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन पे, जैसे हम पहले गए थे, और यहाँ पे हमने क्या करना है, एक डेटाबेस बनाना है, एक न्यू डेटाबेस बनाना है न्यू वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो जब भी एक न्यू वेबसाइट सेटअप करेंगे तो उसका डेटाबेस भी न्यू होगा, पहले वाले डेटाबेसेस हम यूज़ नहीं करेंगे। तो जैसे डाटा वर्डप्रेस फोल्डर आपने न्यू रखा डिफरेंट नेम के साथ, ऐसे ही डेटाबेस भी न्यू बनेगा डिफरेंट नेम के साथ। अब वही चीज़ है कि डेटाबेस का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश क्या करें कि सेम नेम रख लें जो आपने वर्डप्रेस फोल्डर को दिया होता है, ताकि आपको पता हो कि ये वर्ड डेटाबेस किस वेबसाइट के लिए है। तो मैंने उसको नेम दिया सेकंड 93। डेटाबेस मैंने क्रिएट किया, डेटाबेस बन गया है। अब सिंपल काम है कि वहाँ पे वर्डप्रेस फोल्डर रखा गया, यहाँ पे डेटाबेस बन गया, इनको कॉन्फ़िगर कर लें। कॉन्फ़िगर करने के लिए आप क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट स्लैश वेबसाइट का नेम। वेबसाइट का नेम अभी हमने दिया था सेकंड 93। यहाँ पे ना वर्डप्रेस फोल्डर जो होता है ना, वो आपकी वेबसाइट है और उसी का नेम यूज़ होता है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखा करें, डेटाबेस का नेम यहाँ पे नहीं आता, वर्डप्रेस फोल्डर का आता है। ठीक है, तो वर्डप्रेस फोल्डर को नेम हमने दिया था सेकंड 93। ठीक है, और जब हम इसको इंटर करेंगे तो आगे वही स्टेप हैं 3 से 4 के, हमने डाटाबेस को कॉन्फ़िगर करना है, उसके बाद अपनी वेबसाइट का सेटअप करना है, और न्यू वेबसाइट हमारी बन जाएगी, एक न्यू डैशबोर्ड बन जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है ना आप लोगों को, मुश्किल चीज़ तो नहीं है ना ये। ठीक है, देखें वही स्टेप आ रहे हैं जो हम पहले कर चुके हैं। लेट्स गो, यहाँ पे डेटाबेस का नेम देंगे सेकंड 93। ये वैसे ही आ गया। हम यहाँ पे पासवर्ड ब्लैंक रखेंगे और यूज़र नेम में रूट आता है, ये भी आपको पता है कि डेटाबेस का नेम और डेटाबेस का यूज़र नेम हमेशा रूट यहाँ पे लिखा जाता है। पासवर्ड हम खाली छोड़ देते हैं, बाकी चीज़ें से ऐसे ही छोड़ के आगे हमने सबमिट कर देना है जी, रन इंस्टॉलेशन। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट का टाइटल दे लें, जैसे मैं लिख देता हूँ माई सेकंड वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड वही रख लें जो हम पहले भी रख चुके हैं। मैंने तो एक ही रखा हुआ है, बार बार वही यूज़ कर लेता हूँ ताकि ये भूलने वाला काम ना हो। ठीक है, ईमेल एड्रेस। ठीक है, लें जी, ये हमारी एक न्यू वेबसाइट का सेटअप हो गया। अब मुझे बताएं कितना टाइम लगा एक न्यू वेबसाइट बनाने में। ठीक है, बड़ी मुश्किल से आप पहले 5 to 6 मिनट्स लगे होंगे, एक हमने न्यू वेबसाइट का सेटअप कर लिया, ऐसा ही है ना। तो जो मुश्किल काम आपको डे 1 में लग रहा था कि इंस्टॉलेशन बहुत मुश्किल चीज़ है, अब अगर आप वही चीज़ दोबारा से करेंगे ना तो आपको समझ आएगी कि कितना मुश्किल है। ठीक है ना, 2 से 3 मिनट 4 मिनट लगते हैं और आप न्यू वेबसाइट बना लेते हैं। ठीक है, और ये न्यू वेबसाइट जो हम बना रहे हैं ना, ये किस लिए बना रहे हैं कि ताकि आपको ये भी आइडिया रहे कि एक जैम्प सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट्स आप सेटअप कर सकते हैं, तो एक टाइम में 2 3 4 वेबसाइट बनाएं। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, वेबसाइट बन गई है, पहले हम वेबसाइट ओपन कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट हमने क्या करना है जी। अब आप लोग क्या करेंगे कि 2 से 3 डिफरेंट वेबसाइट्स बनाएं। ठीक है, और वो अलग अलग बनाएं, ब्लॉग वेबसाइट अलग बनाएं, बिजनेस वेबसाइट अलग बनाएं, ई कॉमर्स स्टोर अलग बनाएं, ताकि आप वो किसी को दिखा भी सकें। ठीक है, अब देखें मैं इसके डैशबोर्ड पे आ रहा हूँ, वही तरीका है डैशबोर्ड पे आने के लिए, WP-admin लगाएं, आप उसके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखें ये वेबसाइट अलग चल रही है अपनी जगह पे, और ये वेबसाइट अलग चल रही है क्योंकि इसका नेम डिफरेंट है और इसका नेम डिफरेंट है। लें जी, टाइम भी हमारा कंप्लीट हो गया, बाकी चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक आप एक न्यू वेबसाइट का सेटअप कर लें, और हम उसी पे इंशाल्लाह न्यू वेबसाइट पे हम काम करेंगे आगे। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट शो हो रही है और ये डैशबोर्ड शो हो रहा है, बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल न्यू है। इसी पे हमने थीम इंस्टॉल करके आगे अपना काम करना है। ठीक हो गया जी।